Hello students. Our today's topic is care of endoscopes. एंडोस्कोप्स का केयर हम कैसे करेंगे आफ्टर यूज़ करने के बाद या ड्यूरिंग प्रोसीजर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एंडोस्कोप्स जो होता है ये डेलिकेट और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये जल्दी डैमेज, अगर हम रफली इनको हैंडल करेंगे तो डैमेज हो जाएंगे। तो रफली हैंडलिंग या बेंडिंग ऑफ पार्ट्स शुड बी अवॉइडेड। अगर हम रफ हैंडलिंग या पार्ट्स बेंड करना वो अवॉइड करना चाहिए। और ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी नहीं रखने चाहिए, या कोई और इंस्ट्रूमेंट इनके ऊपर नहीं रखना चाहिए, या ये किसी और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं रखने चाहिए, अलग से रखने चाहिए। और ये मिक्स नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको एंडोस्कोप्स किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जब भी आपको एंडोस्कोप्स क्लीन करने होंगे आफ्टर प्रोसीजर, आपको एंडोस्कोप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप होता है, इसोफेगोस्कोप होता है या कोलोनोस्कोप, जितने भी फाइबर ऑप्टिक स्कोप्स होते हैं या एंडोस्कोप्स, तो उनको आप क्या करोगे, उनके जितने भी पार्ट्स होता है वो आप डिसअसेंबल करोगे। एसेसरीज जो होते हैं उनको प्रॉपरली डिसअसेंबल करोगे, फिर मैकेनिकली या मैनुअली उनको क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद टर्मिनल स्टरलाइजेशन या हाई लेवल डिसइंफेक्शन यूज़ करने के बाद करना होता है। तो पहले जितने भी पार्ट्स होते हैं एंडोस्कोप्स के एसेसरीज जो होते हैं वो थॉरोली डिसअसेंबल करने होते हैं, फिर मैकेनिकली या मैनुअली उनको क्लीन करना होता है, फिर हाई लेवल डिसइंफेक्शन या टर्मिनल स्टरलाइजेशन करेंगे हम। क्योंकि प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो होता है हर्पीज़, इनसे हर्पीज़, हेपेटाइट्स या और भी कुछ डिजीज़ जो कि इनसे ट्रांसमिट होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो कि एंडोस्कोप से ट्रांसमिट होते हैं। इन्फेक्शन जो कि एंडोस्कोप से ट्रांसमिट होते हैं, तो वो कैसे होता है, अगर हमने प्रॉपरली एंडोस्कोप्स को क्लीन नहीं किया, स्टरलाइज या डिसइंफेक्टेंट नहीं किया प्रॉपरली, आफ्टर यूज़ करने के बाद उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, प्रॉपरली उनको क्या किया, डिसइंफेक्टेंट नहीं किया। तो क्लीनिंग में आप क्या करोगे, जितने भी एंडोस्कोप्स के पार्ट्स होते हैं उनको, उनसे जितनी भी ऑर्गेनिक डेब्रीज होगी या म्यूकस होगा, ब्लड होगा, फीसिस हो, फीकल मैटर होगा, उसको रिमूव करना होता है। उसको आप रिमूव करोगे, क्योंकि एक बार ये ड्राई हो गया, अगर ये चैनल्स के अंदर ट्रैप हो गया, चैनल्स के अंदर फंस गया, स्कोप की जो चैनल्स होती है डिफरेंट चैनल्स, उनके अंदर फंस गया तो ये ड्राई हो सकता है। बाद में इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उससे क्या हो सकता है, अगर आपने ये रिमूव नहीं किया, चैनल के अंदर ये ड्राई हो गया, तो स्कोप यूजलेस भी हो सकता है बाद में। तो इसीलिए थॉरो क्लीनिंग जो होती है, पार्ट्स डिसअसेंबल करने होते हैं, इनके ऊपर जो ऑर्गेनिक डेब्रीज होगी, म्यूकस होगा, ब्लड होगा या फीकल मैटर होगा या और कोई भी मटेरियल होगा इनके ऊपर, तो उसको क्लीन करना होता है, जल्दी क्लीन करना होता है जब ये मॉइस्ट ही होता है। क्योंकि एक बार ये ड्राई हो गया, बाद में इसको रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो एंडोस्कोप्स को आप क्या करोगे, इनको वार्म वाटर जो होता है उसमें वॉश करना चाहिए, थॉरोली वॉश करना चाहिए। हॉट वाटर कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और लिक्विड डिटर्जेंट सोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम क्लीन करेंगे। और हम एक स्मॉल ब्रश लेंगे जिससे हम इनके जो इनसाइड लिमिन्स होते हैं, चैनल्स के अंदर जो लिमिन्स होते हैं, उनको हम एक स्मॉल ब्रश जो होता है उससे क्लीन कर सकते हैं। सॉफ्ट ब्रश जो होता है उससे क्लीन करेंगे। और स्टॉप कॉक्स जितने भी होते हैं उनको हम क्या करेंगे, कुछ स्कोप्स के ऊपर स्टॉप कॉक्स होते हैं, उनको हम थॉरोली डिसअसेंबल करेंगे ताकि हम उनको क्लीन करेंगे। क्योंकि ये जो वेल्व्स होता है उनके ऊपर डेब्रीज या ऑर्गेनिक मैटर जो बैठ सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिसअसेंबल करेंगे, बाद में उसको क्लीन करेंगे। स्टॉप कॉक्स ओपन होने चाहिए क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। और हमेशा आप जब भी आप क्लीनिंग करोगे आपको लेंस का ख्याल रखना होता है, जब भी आप क्लीन करोगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा ख्याल लेंस का रखना होता है। लेंस जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर लेंस के ऊपर डेब्रीज होगी उसको हम केयरफुली रिमूव करते हैं। स्मॉल टूथपिक जो है वो यूज़ करेंगे, सॉफ्ट ब्रश जो होगा उससे रिमूव करेंगे।
तो उसके लिए एब्रेसिव मेटल्स या और कुछ ब्रशेस यूज़ नहीं करने चाहिए, वो लेंस जो होती है वो डैमेज हो सकती है। कुछ लेंसेज के लिए स्पेशल पेपर्स आता है, स्पेशल लेंस पेपर्स, वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लेंस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है, जब भी आप इनको क्लीन करोगे तो मैन्युफैक्चरर की जो रिकमेंडेशंस होती है, गाइडलाइंस होती है, वो फॉलो करनी होती है लेंस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि लेंस जल्दी डैमेज होती है। तो एंडोस्कोप्स को आप थॉरोली रिंस करोगे, और उसके बाद जब आपने क्लीन किया है एंडोस्कोप को, प्रॉपरली क्लीन किया, चैनल्स क्लीन किए, उसके बाद क्या करना होता है, ये प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्कोप्स अगर हमने इथिलीन ऑक्साइड गैस से स्टराइल करने हैं एंडोस्कोप, या स्कोप्स, कुछ स्कोप्स हमें इथिलीन ऑक्साइड गैस से स्टराइल करने हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वेट होगा, मॉइस्चर होगा, तो इथिलीन ऑक्साइड जो होता है ये मॉइस्चर के साथ मिक्स होता है, तो उससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस इथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्म होता है। तो वो चीज़ प्रिवेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के लिए ड्राई होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अल्कोहल कॉटन पे हम ले सकते हैं, जिससे हम क्लीन कर सकते हैं। वो हम इंसर्ट कर सकते हैं वायर के ऊपर, वायर स्टीलेट के ऊपर हम रखेंगे कॉटन, जिसके ऊपर हम रखेंगे अल्कोहल, और वो हम ट्यूब्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे हम अंदर क्लीन करेंगे, प्रॉपरली क्लीन करेंगे। हम क्लीनिंग के बाद अब इंस्ट्रूमेंट्स जब ड्राई करने हैं, उनकी जो इंटरनल चैनल्स होती है, ट्यूब्स और ल्यूमिनस होते हैं, उनमें हम एयर फोर्स कर सकते हैं, एयर भर सकते हैं, जिससे अंदर वो ड्राई हो जाएगा। क्योंकि अगर अंदर मॉइस्चर रहेगा तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा मल्टीपल करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मल्टीपल करते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए जितने भी पार्ट्स इंस्ट्रूमेंट के हैं एंडोस्कोप्स के, वो प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए। जब भी आप इनको क्लीन करोगे, उसके बाद क्लीनिंग के बाद जब स्टराइल करना है, तो उससे पहले ये प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए। और स्टरलाइजेशन के बाद भी ये ड्राई होने चाहिए जब इनको आप स्टोर करोगे। एंडोस्कोप जो होता है, इसके ये जो एसेसरीज होते हैं वो आप डिसअसेंबल करोगे स्टरलाइजेशन से पहले। लॉन्ग एंडोस्कोप्स जो होते हैं, लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक स्कोप जो होते हैं, जैसे कि कोलोनोस्कोप, उनके लिए एक एंडोस्कोप प्रोसेसर अवेलेबल होता है, जो कि ऑपरेट करता है, जिसमें दो मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन दो होते हैं। वो कैसे प्रोसेस करता है स्कोप को और उसकी चैनल्स को, पहले वो वॉश और ड्राई साइकिल होता है पहला मोड, और दूसरा जो होता है दूसरा साइकिल, उसमें वॉश होता है और डिसइंफेक्टेंट सोक, जिसमें एक्टिवेटेड ग्लिसरॉल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है। उसमें वो क्या करता है, उसमें उसको सोक करता है, बाद में रिंस करता है और ड्राई करता है। ये जो इक्विपमेंट है, ये जो एंडोस्कोप प्रोसेसर है, ये लॉन्ग एंडोस्कोप्स के लिए अवेलेबल होता है। ये इक्विपमेंट ऑटोमेटेड वॉशर या डिसइंफेक्टर है। ये ऑटोमेटेड मशीन है जिसके अंदर हम लॉन्ग स्कोप्स को रखते हैं। दो मोड्स होता है इसमें ऑपरेशन के। पहले ही क्या करता है, स्कोप्स और उसकी जो चैनल्स होते हैं उनको वॉश करता है, फिर ड्राई करता है। फिर दूसरे मोड में इसको क्या करता है, जो कि वॉश साइकिल होता है, जिसमें डिसइंफेक्टेंट सोक जो होता है, तो उसमें एक्टिवेटेड ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, उसमें ये डिप करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, स्कोप को, फिर रिंस करने के बाद उसको फिर से ड्राई करता है। अब जब भी आप स्कोप्स को क्लीन करोगे या उनका केयर करोगे, उनकी जितनी भी एसेसरीज होती है उनको इंस्पेक्ट चेक करना चाहिए प्रॉपरली, कहीं पे डैमेज मत हुआ है। और इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो स्कोप्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो टर्मिनली स्टरलाइज्ड होने चाहिए, या हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट जो है वो करना चाहिए उनको मैकेनिकल क्लीनिंग के बाद। क्लीनिंग जब आप करोगे उसकी, या मैनुअल क्लीनिंग करोगे, तो उसके बाद एक तो इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना चाहिए कि ये कहीं पे डैमेज मत हुए है, और इनको हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए। तो ये है केयर ऑफ एंडोस्कोप्स की। एंडोस्कोप्स का केयर हम कैसे करते हैं, कैसे हम ख्याल रखते हैं एंडोस्कोप्स का ख्याल। फिर उसके बाद होती है स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की। तो उनके लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन होती है, लाइक इथिलीन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। वो मेथड्स अवेलेबल होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, स्कोप्स के लिए, जो कि क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है डेलिकेट होते हैं और कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये दूसरे मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन से डैमेज हो सकते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को जब भी आप
हैंडल करोगे, रफली इनको हैंडल नहीं करना चाहिए, इनके पार्ट्स बेंड नहीं करने चाहिए और इन इंस्ट्रूमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए या किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जब भी आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करोगे तो उनको क्या करना है, जितने भी इनके पार्ट्स होते हैं उनको डिसअसेंबल करना चाहिए और प्रॉपरली इनको क्लीन करने के बाद हाई लेवल डिसइंफेक्शन, फिर उसके बाद स्टरलाइजेशन, जो कि उनके लिए सूटेबल होगी, इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, स्कोप एंडोस्कोप्स के लिए सूटेबल होगी। क्योंकि इन्फेक्शन अगर इनके ऊपर जो ऑर्गेनिक डेब्रीज होगी, ब्लड होगा, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली स्टराइल नहीं हुआ तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो मटेरियल होगा, चाहे म्यूकस होगा, ब्लड होगा, फीकल मैटर या ऑर्गेनिक डेब्रीज होगी, उसको जब ये मॉइस्ट होगा उसी टाइम उसको रिमूव करना चाहिए। क्योंकि एक बार ये ड्राई हो गया तो ये चैनल्स के अंदर फंस सकता है, ड्राई हो गया तो उसको रिमूव करना बाद में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एंडोस्कोप्स को हम वार्म वाटर में वॉश करते हैं, फिर लिक्विड डिटर्जेंट सोल्यूशन यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रश यूज़ करते हैं जिससे हम चैनल्स के जो लिमेंस होते हैं उनको अंदर क्लीन करते हैं। और क्लीनिंग जब भी आप करोगे तो उसमें लेंस का ख्याल रखना होता है कि लेंस जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। एंडोस्कोप स्टरलाइजेशन से पहले प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए। और इनके लिए जो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होती है, डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होती है, लाइक इथिलीन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। तो ये कुछ मेथड्स होती है जो कि इनके लिए सूटेबल होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंस्ट्रूमेंट्स जब भी आप रैप करोगे या स्टराइल करोगे तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर की जो रिकमेंडेशंस होती है, गाइडलाइंस होती है, वो फॉलो करनी होती है स्टरलाइजेशन और स्टोरेज पर्पज़ के लिए एंड क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन जो होती है वो फॉलो करनी होती है, जो कि रिकमेंडेशंस होती हैं उनकी वो फॉलो करनी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट केयर ऑफ endoscopic instruments or endoscopes. Hope you will understand. Thank you.